हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू कर रहे हैं कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का चैप्टर 9वां, है ना, जैव अणु। तो इसमें देखिए, जैव अणु मतलब बायोमॉलिक्यूल्स। इनमें हम लोग शरीर में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के कार्बनिक अणु हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, वसा है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, डीएनए है, आरएनए है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं और उन जीवों में कौन कौन से रासायनिक अणु होते हैं, ये हमको जानने की आवश्यकता होती है, हमको जानने की उत्सुकता होती है। इस जीव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों अम्ल यौगिकों के मिलकर बने होते हैं। तो क्या सभी जीवों में जो यौगिक हैं, जो तत्व हैं, वो एक समान है? तो बिल्कुल यस। ठीक है। अगर आप सूक्ष्मतम जीव की बात करें, जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजुअन्स, अमीबा, पैरामीशियम, वहाँ से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु जो मैमल्स हैं, स्तनी हैं, या बड़े बड़े पेड़ पौधे, इन सभी का जो आधार द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो लगभग एक ही प्रकार के जैव रासायनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ये सब पाए जाते हैं। हाँ, इनके संगठन में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है जीव जीव के आधार पर। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके हैं कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। देखिए, तत्वों के विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ से तत्व का विश्लेषण करना है उसको पीस करके एसिड में घोल लेते हैं, छान लेते हैं, फिर उस एसिड सालुबल इनसालुबल वाले में हम उसका अध्ययन करते हैं। यदि पादप व प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्म जीव लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होगी, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न हो सकती है। ये बात अलग है, जैसा मैंने कहा कि मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीवों में ये सभी चीज़ें, लगभग सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें, तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। ठीक है। तो जो हमारी मिट्टी है उसमें भी लगभग वही तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग पुराने शास्त्रों में या पुराने ग्रंथों में हम पढ़ते रहे हैं कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है: भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तो उसमें भूमि का भी एक भाग माना गया है, इसलिए भूमि में जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं, तत्व हैं, वही चीज़ें हमारे शरीर में पाई जाती हैं। हमें अभी 2-3 स्लाइड के बाद एक टेबल देखेंगे और दोनों का हम तुलना भी करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कितनी मात्रा में हैं। तत्व कम ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन वो सारे तत्व हमारे शरीर में भी हैं और भूपर्पटी में भी हैं। उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है, ये हम अभी देखेंगे। सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता है कि ये तत्व हैं और ये तत्व नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी तत्व हैं। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यता ज़्यादा होती है। ठीक है। तो भूपर्पटी में कार्बन, हाइड्रोजन कम मात्रा में मिलते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो ऑक्सीजन है एक्चुअली भूपर्पटी के मिट्टी में कम है और हवा में ज़्यादा है, वैसे नाइट्रोजन है, तो इसलिए शायद वो हमारे मिट्टी की तुलना में हमारे शरीर में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जल, वायु, मिट्टी, आकाश और ये अग्नि, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसलिए हम 100% मिट्टी से तुलना नहीं कर सकते कि सिर्फ वही हमारे शरीर में मैच करेंगे, ऐसी बात नहीं है। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करना है। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैसे करते हैं ना। हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि को लेकर खरल या मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीसते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम ऊतक का एक टुकड़ा ले लेते हैं और वो जो खरल होता है ना, जिसको मूसल और ओखली बोलते हैं, छोटा सा होता है, हमारे किचन में भी होता है ऐसे कूटने वाला। ठीक है। उसमें लेकर के हम ऊतक को डाल देते हैं और साथ में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल देते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला आपको पता है। ट्राइक्लोरो का मतलब है Cl3, है ना। एसिटिक एसिड में से जो है COOH। देखिए एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है। तो इनमें से इन्हीं 3 हाइड्रोजन को निकाला है हमने और 3 क्लोरीन जोड़ा है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा Cl3
CCOOH, ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इस एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल के 3 क्लोरीन हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया Cl3CCOH, ऐसा हो गया। तो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, प्रबल अम्ल नहीं है, ये थोड़ा दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल होने के कारण से ये ऊतक के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको नष्ट नहीं करता है, लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ ज़्यादातर इनमें घुल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पीसते हैं, कूटते हैं ऐसे ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में, तो एक गाढ़ा जो है द्रव टाइप का हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसे हम गाढ़ा कर्दम या स्लरी कहते हैं, जो मिला हमको गाढ़ा। फिर हम इसको क्या करते हैं, हम एकदम फाइन कपड़े से या चलनी से, जैसे फिल्टर पेपर टाइप का, उसे हम छानते हैं। तो छानने के बाद जैसे हम ये छाने हैं तो नीचे जो छनित उतरा है, ठीक है, और ऊपर कुछ चीज़ सॉलिड टाइप का बचा हुआ है। तो ये क्या चीज़ें हैं, जो नीचे छन करके उतरा वो चीज़ है जो अम्ल में घुल गया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में घुल गया है, वो नीचे उतरा है, और जो नहीं घुला है वो ऊपर रह गया है। तो कौन नहीं घुलते हैं, तो जो बड़े कार्बनिक अणु वाले पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन नहीं घुलता है ना, लेकिन जो अमीनो अम्ल है ना, मोनोसेक्राइड हैं वो घुल जाते हैं, पॉलीसेक्राइड है वो नहीं घुलते हैं। तो बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के अणु जो है वो इस अम्ल में नहीं घुलते हैं और नहीं छनते हैं। ठीक है, तो जब हम कूटे तो एक गाढ़ा कर्दन प्राप्त होता है। इसे महीन कपड़े में रखकर कस कर निचोड़ते हैं तो हमें 2 भाग प्राप्त होते, 2 अंश प्राप्त होते हैं। एक वे अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे निस्पंद कहते हैं, नीचे फिल्ट्रेट निस्पंद कहते हैं, और दूसरा अंश अम्ल में अविलेय होता है ना, उसे धारित कहते हैं, रिमेन्स कहते हैं, धारित। ठीक है, जो बचा हुआ है। वैज्ञानिकों ने अम्ल में घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है ना। तो अलग अलग ऊतकों में, अलग अलग पौधे, अलग अलग जंतुओं के ऊतकों में ये जब प्रक्रिया की गई तो हजारों प्रकार के कार्बनिक पदार्थ अम्ल में घुलनशील अवस्था में हमको मिले, और कुछ बहुत सारे जो हैं अम्ल में अघुलनशील अवस्था में भी हमको मिले। आपको उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो अब उनमें से एनालिसिस कैसे करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर डेप्थ में हो जाता है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको नहीं लिखा है। वो आप उच्च कक्षाओं में, यानी कि आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे, अभी स्कूल लेवल में आप इसको नहीं पढ़ोगे। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिकों को उनमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग यौगिकों को हम पृथक्करण विधियों के द्वारा अलग करते हैं, फिर हम उनकी पहचान करते हैं। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त, एक शुद्ध यौगिक होता है। वियुक्त का मतलब अलग किया हुआ, एक शुद्ध यौगिक होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप अलग कर लिए वो शुद्ध हो जाएगा। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल टेक्निक, विश्लेषणात्मक, ये हम केमिस्ट्री में कई ऐसी विधियां अपनाते हैं जिससे अलग अलग तरीके से हम उनकी पहचान करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं उनको, उसी को जो है विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कहते हैं, उस तकनीक को, है ना। यौगिक के आणविक सूत्र, संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक अलग से ब्रांच होता है केमिस्ट्री में, उसमें ये सब चीज़ों को पढ़ा जाता है, और ये बीएससी लेवल में भी नहीं पढ़ते, इसको एमएससी लेवल में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आगे, आज से 4-5 साल बाद के लेवल में आपका पहुंचता है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। तो ये सारे अणु जो हमारे ऊतकों में पाए जाते हैं वो जैव अणु कहते हैं। और जैव अणु न केवल कार्बनिक होते हैं बल्कि अकार्बनिक अणु भी होते हैं। अगर सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, तो ये भी जैव अणु में गिनती आएंगे। ये अलग बात है कि अजैविक अणुओं में भी पाए जाते हैं, अजैविक चीज़ों में पाए जाते हैं, लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व, ये यौगिक मिलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। भंजक का मतलब है उसको जलाना, जलाना मतलब उसको बर्न करना थोड़ा हाई टेम्परेचर में।
तो राख बचता है। तो उस राख का एनालिसिस करेंगे तो हमको वो चीज़ें मिलेंगी जो मिट्टी से प्राप्त होता है। जैसे पौधे को हम भंजक प्रक्रिया से जलाते हैं तो राख बचेगा, वो ये सिद्ध करता है कि ये चीज़ें राख में जो चीज़ें हैं, मान लो कि मैग्नीशियम है या नाइट्रोजन है या और कोई चीज़ है, तो वो हमको जमीन से मिट्टी से प्राप्त होता है। ये हमको ये साबित होता है उस राख के एनालिसिस से। जीव ऊतकों जैसे कि पर्ण यानी पत्ती व यकृत यानी लीवर की थोड़ी मात्रा को तोलकर, है ना, इसको नम भार कहते हैं, क्योंकि शुष्क भार का मतलब होता है जब उसमें से पानी आप हटा दोगे तो बचा हुआ भाग है वो शुष्क भार कहलाएगा, लेकिन चूंकि इसमें पानी रहता है तो नम भार कहलाएगा। फिर उसको शुष्क कर लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद पता चलता है कि मान लो 100 ग्राम लिए थे तो सुखाने के बाद 30 ही ग्राम बचा, 30 ग्राम ऐसा हो जाता है। सारे जल को वाष्पीकृत कर लेते हैं, तो अब बचा हुआ जो भार है वो शुष्क भार कहलाता है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप CO2 जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं, राख कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात जो लिखा है आप ध्यान रखेंगे कि जब हम ऊतक को जलाते हैं सुखाने के बाद, तो जलाने से वे चीज़ें गैस बन के उड़ जाती हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये चीज़ें जल जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, फास्फोरस है, ये चीज़ें बची रहती हैं। हालांकि फास्फोरस भी जल के उड़ ही जाता है फास्फोरस ऑक्साइड बना करके। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं ना। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। जब आपने ऊतक को कूट करके ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में घोला था और छाना था, तो ये जो चीज़ें हैं अकार्बनिक यौगिक में सल्फेट, फॉस्फेट, जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, है ना, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये चीज़ें अम्ल में घुल जाती हैं और नीचे छन जाती हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जब हम उसको बिना जलाए हम अम्ल में घुलनशील, अघुलनशील चीज़ों की हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर हमको हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि सब चीज़ें हमको मिलती हैं। तो सारणी में हम इस चीज़ को देखेंगे 9.1। तो चलो पहले सारणी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। देखिए ये सारणी 9.1 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। भूपर्पटी का मतलब है भूमि की ऊपरी भाग जो मिट्टी है उसमें ये पाए जाते हैं, और ये हमारे मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। लेकिन इनमें आपको काफ़ी अंतर दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा हमारा शरीर न सिर्फ मिट्टी से बना है बल्कि जल, वायु, आकाश और अग्नि से भी बना है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है धरती में कम मात्रा में है 0.14, और हमारे शरीर में करीब 3 गुना से भी ज़्यादा 0.5 की मात्रा में पाया जा रहा है। कार्बन तो आप देख सकते हैं धरती में नहीं के बराबर है 0.03। धरती में इसलिए नहीं है क्योंकि ये हवा में CO2 के रूप में है। तो जो पौधे हैं वो CO2 के रूप में कार्बन को ग्रहण करते हैं और हम लोग उससे, तो एक्चुअली इसीलिए वो धरती में आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हवा से ग्रहण किया गया चीज़ है ये, है ना। तो धरती में 0.03, लेकिन हमारे शरीर में 18.5%। ऑक्सीजन धरती में भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये हवा में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पानी से, हवा से हमको मिलते हैं। तो धरती में थोड़ा कम है और हमारे शरीर में इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 46 है, 46.5 और 65% है। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन की भी वही स्थिति है कि नाइट्रोजन हमको हवा से मिलता है, पौधे इसको हवा से ग्रहण करते हैं ज़्यादातर। हालांकि हवा से वो धरती में ही जाता है, धरती से वो ग्रहण करते हैं, लेकिन धरती में अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट के रूप में जाते हैं, तो हवा से ही होते हुए जाते हैं एक्चुअली। तो हवा ही इसका मुख्य स्रोत है, इसलिए धरती में ये बहुत कम मात्रा में उन्हें नाइट्राइट के फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन हमारे शरीर में देखिए 3.3%, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में नाइट्रोजन मिल रहा है। सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारे शरीर में 10 गुना है। देखिए धरती में 0.03 है और हमारे शरीर में 0.3 है। तो उसका कारण ये है देखिए कि धरती में सल्फर तो है, लेकिन उसको अवशोषित करके विशेषकर वो प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन में सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। इसी कारण से हमारे शरीर में भी सल्फर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
सोडियम की बात करें तो सोडियम धरती में ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में भी धरती में ही आएगा, उसमें वैसे भी किसी मिट्टी में थोड़ी ज़्यादा ही है सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, लेकिन हमारे शरीर में काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं 10 गुना कम है, 10 गुना से भी ज़्यादा, 12-13 गुना कम है। ठीक है। कैल्शियम जो है धरती में थोड़ी ज़्यादा है, हमारे शरीर में कम है, करीब 2 गुना ज़्यादा है, धरती में 3.5% है और हमारे शरीर में 1.5% है ना। मैग्नीशियम भी आप देखिए कि धरती में काफ़ी ज़्यादा है, 2.1% और हमारे शरीर में नगण्य है। लेकिन अगर आप पादप में देखें तो पादप में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, उसमें मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप किसी प्लांट के हरे भाग को पीस करके उसमें से मैग्नीशियम को एनालाइज करोगे तो ज़्यादा मिलेगा आपको। सिलिकॉन तो धरती में रेत के रूप में है, आपको पता है SiO2 जो सिलिका है, धरती में जो रेत है, जो बालू है, वही सिलिका है। तो सिलिकॉन जो है 27-27.5% से भी ज़्यादा है, जबकि हमारे शरीर में सिलिकॉन का कोई काम नहीं है, इसलिए वो नगण्य पाया जाता है, नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है। तो हैदराबाद में एक विश्वविद्यालय है, हैदराबाद विश्वविद्यालय, वहाँ से CN राव नाम के एक वैज्ञानिक उस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नाम से एक बुक लिखी, वहाँ से ये चीज़ हम लोग कलेक्ट किए हैं। ठीक है। तो एक तो ये चार्ट है जो हमको ये बताता है कि मिट्टी में क्या चीज़ें हैं और हमारे शरीर में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन मात्रा में काफ़ी ज़्यादा अंतर है हमारे शरीर में और मिट्टी में। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे शरीर में जो अकार्बनिक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे यह सभी प्लांट एनिमल में कहेंगे तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और जल है। ये तो आयन के रूप में या यौगिक के रूप में है। और भी यौगिक हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, सल्फेट है। तो ये चीज़ें हमारे शरीर में यौगिकों के तौर पे और आयन्स के तौर पे हमारे शरीर में है। तो जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे ब्लड में कैटायन की मात्रा को मैनेज करते हैं। जबकि इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है, वो है क्लोराइड, उसको भी लिखना था जरूर इसको। तो क्लोराइड हमारे शरीर में कोशिकाओं में, ऊतकों में, ये एन आयन के बैलेंस को बनाता है, मतलब कैटायन एन आयन हमारे शरीर में बराबर होने चाहिए। तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। ठीक है। तो जो सारणी 9.1 है, इसमें हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में और मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, और 9.2 में हमने पढ़ा कि कार्बनिक अकार्बनिक में कौन से अकार्बनिक हमारे शरीर में है। यौगिकों के परीक्षण से जीवकों में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। तालिका 9.2 में आपने अकार्बनिक तत्वों की जानकारी ली। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। देखिए, अगर आप रसायन विज्ञान में पढ़ोगे तो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हो, लेकिन आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो एक एल्डिहाइड है और जो फ्रुक्टोज है वो एक कीटोन है। तो अगर आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसको एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ोगे। ठीक है। जैसे वशी अम्ल हैं जो हमारे शरीर में जो वसा बनाते हैं, वो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में पढ़ोगे, है ना, ऐसा है। तो केमिस्ट्री में आप किसी और रूप में पढ़ते हो, उसी चीज़ को हम बायोलॉजी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, इनके रूप में पढ़ते हैं। लेकिन है वही चीज़ें। अगर आप एल्डिहाइड कीटोन कह देते हो, इधर आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज कह देते हो, तो वही बात है। ठीक है। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें ऐसे रिंग्स पाए जाते हैं जो आपके इसमें पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग में, उस टाइप के रिंग वाले जो कंपाउंड हैं उन्हें अपन एरोमेटिक कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड हमारे शरीर में कुछ अमीनो अम्ल हैं जैसे ट्रिप्टोफान है, हिस्टिडीन है, उसमें इस टाइप के रिंग पाए जाते हैं, या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें ये रिंग पाए जाते हैं। तो आप इनको फिर एरोमेटिक कंपाउंड कहोगे केमिस्ट्री में, जबकि हमने इसमें अलग नाम दिया, कोलेस्ट्रॉल कहा या अमीनो अम्ल कहा, इस टाइप का हमने कहा। ठीक है। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके एक ही कार्बन पर एक अमीनो अम्ल व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण से इनको अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है। देखिए, अमीनो अम्ल के बारे में आप समझिए, ये अमीनो अम्ल है, देखिए। ठीक है। अमीनो अम्ल में आप इसको देखिए, इसको आप ठीक से समझ पाएंगे, इसी को देख लीजिए, कोई बात नहीं है। अमीनो अम्ल एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि ये एक कार्बन है, इस कार्बन में एक H जुड़ा है, एक R समूह जुड़ा है। ये देखिए, ये कार्बन देखिए,
इस कार्बन से एक H और एक R समूह जुड़ा है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। इस कार्बन से एक COOH जुड़ा है और एक जुड़ा है NH2, ठीक है। इसमें से एक H जो है हट के इधर आ गया है, इसलिए ये NH3 हो गया है और ये COO हो गया है, इसलिए ऐसा दिखाया है। तो अमीनो अम्ल के बारे में कुछ जनरल सी बातें आप समझ लीजिए। पहले हम इनको अमीनो अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक अमीनो समूह है, देख सकते हैं NH2, ये अमीनो है, और एक अम्ल है जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, इसलिए हम इनको अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल जो है उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के उन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक कहते हैं, जो अम्ल के जैसा भी और क्षार के जैसा भी व्यवहार करता है। अगर इसकी क्रिया आप एक अम्ल के साथ कराते हो तो ये एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, और अगर आप इसकी क्रिया एक क्षार के साथ कराओगे तो ये खुद अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक या ऐसी चीज़ें जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक या उभयधर्मी प्रकृति के कहते हैं। तो अमीनो अम्ल इसी की तरह का प्रकृति का होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और समझिए कि आप देख सकते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो ये NH3 हो गया है और ये COO हो गया है। इसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहीं पर लिखा है, इसी में देखेंगे अपन, इसको ज्विटर आयन कहेंगे। तो जब आप इसकी क्रिया किसी एसिड के साथ कराते हो तो एसिड की विशेषता होती है हाइड्रोजन आयन देने की, और बेस यानी कि क्षार की, देखिए हमने इसकी क्रिया किसके साथ कराई? अम्ल के साथ कराई। तो अम्ल ने इसको हाइड्रोजन आयन दिया, क्योंकि अम्ल की विशेषता है हाइड्रोजन आयन देने की और क्षार की विशेषता है हाइड्रोजन आयन लेने की। तो अम्ल के साथ जब क्रिया कराया तो ये स्वयं क्षार की तरह व्यवहार किया और उससे हाइड्रोजन आयन ले लिया, और उस हाइड्रोजन आयन को लेकर के यहाँ पर इसने इसको यूज कर लिया। देखिए ये पहले की तरह है जो इससे लिया था, फिर ये एसिड ने जो हाइड्रोजन आयन दिया वो यहाँ पर फिट हो गया। तो ये एक प्रकार से बेस जैसा काम किया, खुद जो है क्षार जैसा काम किया। लेकिन इसकी क्रिया जब आप किसी क्षार के साथ कराते हो, बेस के साथ कराते हो, तो स्वयं यह अम्ल की तरफ व्यवहार करेगा और उसको हाइड्रोजन आयन दे देगा। तो उसको हाइड्रोजन आयन यहीं पर से एक हाइड्रोजन को देता है, तो ये देखिए ये NH2 हो जाता है और खुद ये अम्ल की तरफ व्यवहार करता है। जो हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल है और जो लेता है वो क्षार है। देखिए इसमें कई कंसेप्ट हैं अम्ल क्षार में। एक आर्नियस कंसेप्ट है, एक ब्रांस्टेड-लारी है, एक लेविस है। तो अलग अलग कंसेप्ट को अलग अलग जगह लगाते हैं अपन। जैसे आर्नियस कहता है कि जो हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल है और जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्षार है। लेकिन ब्रांस्टेड-लारी कहता है कि जो हाइड्रोजन देता है वो अम्ल है और जो लेता है वो क्षार है। और लुईस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पे है, जो इलेक्ट्रॉन देता है और जो लेता है उस पे ये अम्ल और क्षार की परिभाषा देता है। तो हम लोग उनको पढ़ेंगे आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ मैं, आपको पता होगा, आप मेरे केमिस्ट्री चैनल तक पहुँचे होंगे, ज़रूर नहीं पहुँचे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप केमिस्ट्री गुरु नीट टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री गुरु नीट। उसमें भी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, तो आप कृपया मेरे केमिस्ट्री चैनल को भी जा करके देखने की कोशिश करें और उस पर ही आप पढ़ें, है ना। उसमें मैंने 2 चैप्टर कराए हैं अभी हिंदी मीडियम में। एक पहला चैप्टर है 11th का, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और दूसरा है परमाणु की संरचना। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ पर भी जाके जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं इसको भी उसको भी, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो अभी तक मेरे केमिस्ट्री चैनल से तो आप जरूर जाएँ। केमिस्ट्री गुरु नीट टाइप करेंगे, नीट JEE, तो आपको समझ में जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार समझ पाए आप लोग। अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देता है वो अम्ल है और जो लेता है वो क्षार है। तो किसी अम्ल के साथ करोगे तो अम्ल इसको हाइड्रोजन आयन दे देगा, और किसी क्षार के साथ करोगे तो ये क्षार को हाइड्रोजन आयन दे देगा। ऐसा है, ये अमीनो अम्ल की विशेषता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल के बारे में जो पढ़ रहे थे उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके एक ही कार्बन अल्फा पर एक अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण से इनको अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये उसी कार्बन की बात कर रहा है। ये प्रतिस्थापित मीथेन है। तो एक्चुअली मीथेन में CH4 रहता है, आप जानते हैं ना, मीथेन मतलब CH4, ये ऐसा होता है,
ठीक है। तो ये जो H है ये किसी एलिफेटिक ग्रुप से चला गया, ये H तो अभी भी है, यहाँ पर NH2 हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH हो गया, है ना। तो इस तरह से ये अल्फा कार्बन है जिससे सारी चीज़ें प्रतिस्थापित हुई हैं। चूंकि मीथेन में एक ही कार्बन है तो इसलिए इसमें अल्फा बीटा गामा का कंसेप्ट नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं कि केवल ये अल्फा कार्बन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों जो H है उसमें से 3 H जो है प्रतिस्थापित हो गए हैं, ठीक है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं, जो 4 H है उसकी बात कर रहे हैं, और ये 4 में से 3 हट गए और दूसरे आ गए। तो 4 चीज़ें जो अब जुड़े रह गए उसमें एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक अमीनो है और एक भिन्न परिवर्तनशील समूह है जिसको R कहते हैं। आपको बता दें अमीनो अम्ल में आपने लिखा C और ऐसे करके आपने एक तरफ NH2 लिखा, एक H लिखा, एक COOH लिखा और एक आपने लिखा R। ये R का क्या मतलब है, देखिए ये R जो है एक भिन्नात्मक समूह है। भिन्नात्मक मतलब ये है कि अलग अलग अमीनो अम्लों में ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर H लिख देंगे तो ग्लाइसिन हो जाएगा, CH3 लिख देंगे, CH3CH2 लिख देंगे, OH लिख देंगे, तो अलग अलग ये ग्लाइसिन है, सीरीन है, मिथायोनिन है ना। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में या सैकड़ों और भी कई प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उनमें ये बनेंगे। तो ये R अलग अलग रहता है। अभी मैं आपको इनकी संरचनाएं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। हालांकि इसमें 21 दिया है लेकिन एक्चुअली 20 ही प्रकार के हैं। प्रोटीन में हम 20 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें 21 दे दिया तो आप 21 पढ़ें प्रोटीन में। वैसे तो अमीनो अम्ल सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 21 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में R समूह हाइड्रोजन जैसे ग्लाइसिन में, मेथिल समूह एलेनिन में, हाइड्रोक्सी मेथिल समूह सीरीन में आदि हो सकते हैं। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये तो कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में ये ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताया है, इसको मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ये देखिए अमीनो अम्ल देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया हो, H को नीचे साइड में मतलब R को नीचे साइड में लिखा था, है ना, एक ही बात है। 3 समूह जो जुड़े हुए हैं उसको एक तरफ देखिए H जुड़ा है, एक तरफ NH2 है, एक तरफ COH है, वैसे तो हम लिखे थे, तो ये R है एक्चुअली। तो R के जगह में अगर आप H लिख देते हो तो ये ग्लाइसिन हो गया, इसके जगह में CH3 लिख देते हो तो ये एलेनिन हो गया, इसके जगह में CH2OH लिख देते हो तो ये सेरीन हो गया। वैसे तो हम जब बायोमॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड को ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं तो कम से कम 8-10 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनकी संरचनाएं हम देखते हैं, लेकिन चूंकि हम अभी NCERT पढ़ रहे हैं और नीट में ज़्यादातर NCERT से ही बायो में पूछा है, केमिस्ट्री में पूछा है। तो NCERT में 3 ही चीज़ें दिया हुआ है, एक है आपका ग्लाइसिन, दूसरा एलेनिन और तीसरा सीरीन। तो इन तीनों की संरचना को आपको ध्यान रखना है। तो ये संरचना वही है कि इसमें हम R समूह को अलग अलग बदलते हैं, अलग अलग अमीनो अम्लों में तो अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वही 3 चीज़ों को दिखाया है कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये शर्करा है जिसके बारे में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है NCERT में। ये ग्लूकोज है, आप देख सकते हैं ग्लूकोज का फार्मूला है, यहाँ पर H रहेगा ना, ध्यान रखना, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, वैसे इनमें सब जगह, ठीक है। ये OH लिखा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है ना, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। और ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर RNA में होता है ना। इसी में से इस O को हटा दोगे तो ये डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। एक ऑक्सीजन को हटाने से डीऑक्सीराइबोज, और वो DNA में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइबोज शुगर है जिसमें 5 कार्बन है, C5H10O5, और इसमें 6 कार्बन है ग्लूकोज में। तो 3 कार्बन वाले से शुरू होते हैं कार्बोहाइड्रेट शर्करा, 3 कार्बन में, जिसको ट्रायोस कहते हैं, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ना। 4 कार्बन वाले होते हैं, 5 कार्बन वाले होते हैं, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, ये हमारे जैव अणुओं में पाए जाते हैं। जिसमें ग्लूकोज है ये काफ़ी मात्रा में, फ्रुक्टोज है, राइबोज डीऑक्सीराइबोज है ना, ये हम लोगों में। पादपों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो 7 कार्बन वाले सीडोहेप्टिलोज ये बनते हैं, 4 कार्बन 5 कार्बन वाले कई जगह बनते हैं, रिथ्रोज है 4 कार्बन वाला, है ना, वो बनता है। 5 कार्बन में जाइलोज है, जाइलुलोज है, राइबोज है, राइबुलोज है, ये सब बनते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में NCERT में कोई ज़्यादा गहन अध्ययन ये नहीं कराया है, ठीक है।
तो 3 को चित्र में हमने दिखाया, जिसमें हमने देखा ग्लाइसिन जिसमें R को हटा के H लिखा है, एलेनिन R को हटा के CH3 लिखा है, और शीरीन R को हटा के CH2OH लिखा है। अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक व R क्रियात्मक समूह पर निर्भर है। ये तो आपने देख लिया कि अमीनो और कार्बोक्सिलिक तो सब में होते हैं, लेकिन R समूह पे विशेषकर निर्भर करता है। और R समूह में एक चीज़ और बता दें आपको कि इस R में कहीं पर अगर एक्स्ट्रा NH2 आ गया तो एक NH2 और ये 2 NH2 हो जाएंगे, तो कुल मिला के 2 NH2 होने से ये अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि अभी उभयधर्मी प्रकृति था, लेकिन एक एक्स्ट्रा जाने से क्षारीय हो जाएगा। जैसे आर्जिनिन है, लाइसिन है, ये क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। लेकिन अगर इसमें एक्स्ट्रा में अगर COOH आ गया तो COOH 2 हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो फिर ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। जैसे ग्लूटामिक एसिड है, स्पार्टिक एसिड है, ये अम्लीय प्रकृति के हैं। लेकिन अगर NH2COH में से कोई नहीं आता है एक्स्ट्रा R में, तो फिर ये न्यूट्रल अमीनो अम्ल होता है। जैसे ग्लाइसिन है, सीरीन है, एलेनिन है, ये आपने देखा ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अमीनो और कार्बोक्सिल अम्लों की संख्या के आधार पर अम्लीय, जैसे ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल, तो इसमें COOH एक और आ जाएगा इस R समूह के साथ, तो वो अम्लीय हो जाएगा। क्षारीय कब होगा? जब एक्स्ट्रा NH2 आएगा तो क्षारीय हो जाएगा। जैसे लाइसिन है और एक और होता है आर्जिनिन, या फिर कोई नहीं आएगा R में, ऐसी कुछ सिंपल H, CH2, CH3 इस टाइप के जुड़ जाएंगे तो उदासीन रहेंगे, जैसे कि वेलिन है, शीरीन है ना, ग्लाइसिन है, ये सब है। इसी तरह से एरोमेटिक अमीनो अम्ल टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफान, ये तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। इसमें इस R के साथ ऐसा एक रिंग टाइप का जुड़ा रहेगा। ठीक है, थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा आपको कि टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफान, इनमें एक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा, 1 या 2, तो इसलिए ये एरोमेटिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अतः भिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो अम्लों की संरचना परिवर्तित होते रहती है। तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि वो अम्लीय क्षारीय के साथ कैसे क्रिया करता है। अगर अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्षार जैसा, क्षार के साथ क्रिया करेगा तो अम्ल जैसा। तो ये वाला जो आयन है बीच वाला, इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन कहते हैं, जिसमें एक H जो है इधर शिफ्ट हो गया है और ये दोनों आयनिक रूप में आ गए, ये धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया, तो इसलिए ये पोलर फॉर्म हो गया, ये ज्विटर आयन। ठीक है, ठीक। अब देखिए लिपिड के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए लिपिड में वसा, जिसको हम कहते हैं, वसा में 2 चीजें होती हैं। एक होता है वशीय अम्ल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल तो ये है, आप देख सकते हैं, जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह हैं, 1 2 3, ये ग्लिसरॉल है। और ये एक वशीय अम्ल का एग्जाम्पल है, जिसको हम कहते हैं पामेटिक अम्ल। वशीय अम्ल किसको कहेंगे? जैसे आप एक समझते हो CH3COOH, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो एसिटिक अम्ल के तौर पे। इसमें कार्बन की संख्या है 2। ऐसी कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उन्हें वशीय अम्ल कहते हैं। जैसे अगर आप पामेटिक अम्ल में जुड़ोगे तो कार्बन की संख्या होती है 16 कार्बन है। ये देखिए यहाँ पर 14 है, एक 15 और एक 16 कार्बन हो गया। वैसे C18 वाले को कहोगे तो स्टीयरिक अम्ल है, 20 वाले को कहोगे तो ओलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल है ना। और वैसी और ज़्यादा है, 24 वाला है तो हम उसे एरिकिडोनिक एसिड कहते हैं। तो ज़्यादा कार्बन वाली संख्या में जो COOH वाले हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनको हम वशीय अम्ल कहते हैं। तो वशीय अम्ल जब ग्लिसरॉल के साथ जुड़ते हैं तो वसा बनाते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं? तो ये जो एक वशीय अम्ल है, इसके एक से फिर ये एक हो गया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ये 3 वशीय अम्ल यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये देखिए कैसे जुड़ा है, आप देख सकते हैं। ये एक वशीय अम्ल जुड़ा, ये दूसरा वशीय अम्ल जुड़ा, ये तीसरा वशीय अम्ल जुड़ा। एक्चुअली लाइन से लिख देना था, ये थोड़ा सा जगह की कमी के कारण से आगे पीछे लिख दिया है। 3 वशीय अम्ल जुड़े हैं। एक्चुअली वशीय अम्ल में ये वाला जो है, इसको COOH लिख सकते हैं,
ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, COOH। और ये वाला जो चेन है इसको हम R लिखते हैं। क्यों R लिखते हैं? क्योंकि यही बदलते रहता है। तो ये जो OH है इसके OH के साथ क्रिया करेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे क्रिया करेगा। ये हमने लिखा एक वशीय अम्ल RCOOH, ऐसा हमने एक वशीय अम्ल को लिखा, ये वशीय अम्ल इसको लिखा हमने, ठीक। तो इसका OH ये जो है क्रिया करेंगे, H2O यहां से चला जाएगा तो बीच में O बचेगा, ऐसा करके। तो CH2OC, ये देखिए CH2OC OR, ये देखिए बना ना। तो इस टाइप से डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहां पर होता है ना। और ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि एस्टर में RCOOR रहता है एस्टर बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि RCOOR यहां पर जुड़ा है, इसलिए एस्टर बॉन्ड हुआ ये। तो तीनों में इसी तरह से एक एक जुड़ते जाते हैं। तो ये 3 वशीय अम्ल जो हैं इसमें जुड़ गए और ये एक वसा बन गया। तीनों वशीय अम्ल एक हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन वसा को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। 3 इसमें जुड़े हैं वशीय अम्ल एक ग्लिसरॉल के साथ, इससे एक वसा का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर एक वशीय अम्ल को निकाल देते हैं, उसकी जगह हम फास्फेट डाल देते हैं तो वो फास्फोलिपिड हो जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कोशिका झिल्ली पढ़ाई थी, तो कोशिका झिल्ली में आपको बताया था कि ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन, बीच में फास्फोलिपिड के 2 स्तर हैं। और फास्फोलिपिड के अणुओं को इस तरह से बनाया था जिसमें हेड और टेल 2 भाग थे, हेड को फास्फेट टेल को लिपिड कहा था हमने। ऐसा ऐसा बनाया था ना, ऐसा ऐसा बनाया था, आपको ध्यान होगा ऐसा ऐसा। तो ये जो हेड था फास्फेट था, ये टेल लिपिड था। तो ये कैसे बना था? तो ऐसे ही तो बना था। ये जो एक और ये जो तीसरा जुड़ा है इसको हटा करके इसके जगह हम फास्फेट डाल देते हैं, PO4 H3PO4 में से PO4 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है फास्फोलिपिड जो आपके झिल्ली में पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए फास्फोलिपिड है ना, ये फास्फेट जुड़ा है, देख सकते हैं ये फास्फेट जुड़ा है। लेकिन फास्फेट के साथ एक और जो है कंपाउंड जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं कोलिन। एक्चुअली एक नाइट्रोजन कंपाउंड है कोलिन, जिसमें N के साथ 3 CH3 जुड़ा है और एक CH2 के साथ N जुड़ा है और बाकी चीज़ें इससे जुड़े हैं। तो ये होता है लेशिथीन फास्फोलिपिड। ये हमारे कोशिका झिल्ली में पाई जाती है या अंडे में पाई जाती है। अंडे का जो योक होता है उसमें ये पाई जाती है। और ये आप एक कोलेस्ट्रॉल को देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बनते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। बुरे कोलेस्ट्रॉल को LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपिड। तो अगर आपके शरीर में HDL ज़्यादा बन रहा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, तो आपके शरीर को फायदा होता है। लेकिन अगर बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है तो आपके शरीर को अत्यधिक नुकसान होता है और हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, धमनियों में हमारे जम जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली वसा जैसा लिपिड जैसा व्यवहार करने वाला एक पदार्थ है, लेकिन ये वसा नहीं है क्योंकि इसकी संरचना अलग है, देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 1 2 3 और एक 4 रिंग मिल रहे हैं और इसके साथ एक OH मिल रहा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल हुआ। तो इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर है और उसके बाद एक चेन आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, इसमें CH3 है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 है। तो एक लंबी चेन मिल रही है और 2 2 4 यहाँ पर रिंग मिल रहे हैं, तो एक कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में लिपिड जैसा ही होता है, बहुत सारे काम करता है, जैसे कोशिका झिल्ली बनाता है और ये जो ज्वाइंट है इनमें द्रव बनाता है, साइनोवियल द्रव, जिससे ज्वाइंट जो है अच्छे से चिकने रहते हैं। साधारणतया लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं, ये साधारण वसा अम्ल जैसे पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, इस तरीके से। वसा अम्ल में एक कार्बोनिक समूह होता है COH जो R समूह से जुड़ा होता है। तो वही हमने देखा पामेटिक अम्ल में COOH है जो और 15 कार्बन वाले एक चेन से जुड़ा हुआ है, टोटल 16 कार्बन। R समूह मेथिल अथवा एथिल या उच्च संख्या वाले CH2 समूह 1 से 19 कार्बन तक के हो सकते हैं। जैसे पामेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ 16 कार्बन मिलते हैं, एरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन मिलते हैं, है ना। वैसी ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड
ये सब में 20 कार्बन होते हैं। वसा अम्ल संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। देखिए जब ये 20 या 18 या 16 कार्बन जो हम लिखते हैं ऐसे कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंध है तो ये संतृप्त वसा होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं, और अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड कहीं कहीं पर मिलते हैं तो असंतृप्त होते हैं। तो हमारा जो जमने वाले वसा होते हैं जैसे घी है ना, डालडा है, तो ये संतृप्त वसा है। इनमें सभी कार्बन के बीच में जो वसीय अम्ल है उनके सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बंध है। लेकिन जो तेल होते हैं जैसे ये सरसों तेल, मूंगफली तेल, इनमें बीच बीच में डबल बॉन्ड होते हैं इनके वसीय अम्लों में, तो वो असंतृप्त होते हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की कमी कारण से वो असंतृप्त होते हैं। और हो सकता है एक ही जगह डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा जगह डबल बॉन्ड यानी द्विबंध हो। दूसरा चीज़ होता है इसमें ग्लिसरॉल, इसको भी हम लिपिड के श्रेणी में ही लगते हैं। ग्लिसरॉल जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, तो एक प्रकार से प्रोपेन है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है। अभी मैंने आपको दिखाया ग्लिसरॉल को। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है, तब ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। तो देखिए ये जो बंध हमने बनाया था वो एस्टर बंध है, इसलिए एस्टरीफाइड लिखा है। तो अगर एक ही जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ेंगे तो डाइग्लिसराइड, और 3 जुड़ेंगे तो ट्राइग्लिसराइड, इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वसा ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल होते हैं जो जम जाते हैं ठंड के दिनों में, जैसे घी है, नारियल तेल है, ये संतृप्त वसा है। जो नहीं जमते हैं वो तेल होते हैं। तो तेल जो होते हैं वो असंतृप्त वसा होते हैं और जो घी होते हैं संतृप्त वसा होते हैं। तो तेलों का गलनांक कम होने के कारण से ये ठंड के दिनों में भी नहीं जमते हैं, गले रहते हैं। जैसे जिंजली आयल, ठीक है, जिंजली आयल यानी कि ये आपका तिल तेल हुआ ना, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? तो घी जो है संतृप्त है और डालडा जो वनस्पति घी है वो संतृप्त है, नारियल तेल संतृप्त है, लेकिन सरसों तेल, मूंगफली तेल, सनफ्लावर तेल ये सब असंतृप्त है। कुछ लिपिड में फास्फोरस व एक फास्फोलिकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, ये फास्फोलिपिड हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे लेसिथिन, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कोशिका झिल्ली में मिलते हैं। कुछ ऊतक, विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना के लिपिड पाए जाते हैं जो उनके माइलिन शीथ में पाए जाते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ जिन तंत्रिकाओं में होता है माइलिनेटेड कहलाते हैं। तो उनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे के वीडियोस में इनको हम न्यूक्लियोटाइड वगैरह को पढ़ेंगे और उनकी संरचना को हम इससे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।